हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बेसिकली मेरे एक रिलेटिव हैं, वो अपने साले के बिज़नेस में इन्वेस्टेड हैं। अभी उन्हें रिसेंटली पता चल रहा है कि बिज़नेस में पूरा झोल-झाल है। 99% चांस है कि उनको अपना कैपिटल वापस नहीं मिलने वाला, प्रॉफ़िट तो बहुत दूर की बात है। बट वो अपना कैपिटल विथड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि सारी खुदाई एक तरफ एंड जोरू का भाई एक तरफ। एंड मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पॉलीकैब में इन्वेस्टेड था एंड टच वुड मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैं किसी भी कंपनी से एज़ सच अटैच नहीं होता क्योंकि अपने वन अमंग लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, तो एज़ सच अटैचमेंट सेंस भी नहीं बनता। हाँ, शेयर होल्डर हैं, पार्ट ओनर भी हैं, बट स्टिल लाखों शेयर होल्डर्स हैं, तो एज़ सच ये सब जो इमोशंस है उसकी उनको साइड में रखते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी जब मैंने इन्वेस्ट किया, 2700 लेवल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेंबर्स के साथ भी, तब से ही डिस्कशन हो रहा है एंड मैंने एवरेजिंग अप भी की थी। बट सुबह-सुबह जब मार्केट्स खुला, तो पूरा का पूरा मार्केट्स पॉजिटिव में था। इनफैक्ट पोर्टफोलियो में हर एक स्टॉक पॉजिटिव में था एक्सेप्ट फॉर पॉलीकैब। तो मैंने तुरंत सर्च किया कि भैया प्रॉब्लम क्या है? तो खबर आई कि पॉलीकैब में कुछ और धांधली सामने आ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफ़ी कुछ मिला है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, जैसे ये आर्टिकल है कि बेसिकली इनको जो रेड है, इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को न्यूज़ मिली है कि ये लोग अराउंड 300 करोड़ ऑफ ट्रांज़ैक्शन जो है प्रमोटर अपने पर्सनल अकाउंट में दिखा रहे थे। एट द सेम टाइम टैक्स एवेशन भी हुआ है, इनके फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं। तो ऑब्वियसली ये अभी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है, बट स्टिल ऐसी न्यूज़ या रूमर्स जो भी आप समझ लीजिए आ रही थी, जिसके कारण काफ़ी नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा था। तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया 5190 पे और मेंबर्स को भी तुरंत इन्फॉर्म कर दिया कि भैया मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। एज़ ऑफ नाउ मेरा फोकस है कि मैं अपना प्रॉफिट सेव करना चाहता हूँ, बाद की बाद में देखेंगे। हो सकता है यहाँ से रिकवरी आने लगे या ये न्यूज़ टोटली फॉल्स निकले, बट वो सब बाद की बातें हैं। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वापस अपने को री-एंटर करना पड़ेगा एंड री-एंट्री में हो सकता है कुछ ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट लगेगा एंड हो सकता है 2-3% ऊपर एंटर करना पड़े, बट एटलीस्ट जो 80-90% का प्रॉफिट हो रहा है उसको तो अपने बचा सकते हैं। तो वही मैंने किया एंड प्रॉफिट बुक कर लिया एंड उसके बाद से लगातार नेगेटिव प्राइस एक्शन बने जा रहा था स्टॉक में एंड ऑलमोस्ट 9% डाउन जाके बंद हुआ है ये। जैसे मैंने कहा, मैंने 5190 पे सेल किया एंड क्लोजिंग मिली है अराउंड 4870 के आसपास। तो पॉइंट ये है कि भैया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट अटैचमेंट एज सच नहीं होना चाहिए, स्पेशली तब जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक बार साइड हो लेना ही सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएचएफएल एंड यस बैंक जैसे स्टोरीज जो एकदम पीक से एकदम खाक में मिल गए थे, उनकी स्टोरीज भी यहीं कहीं से स्टार्ट हुई थी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। हाँ, काफ़ी हद तक चांस है कि इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं, बट जस्ट इन केस इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं होते हैं, तो स्टॉक कितना भी गिर सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब चलिए आते हैं मार्केट्स की तरफ। तो सबसे पहले थोड़े मार्केट्स की डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद 4 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एट दिस पॉइंट भी काफ़ी फेवरेबल लग रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी की बातें करते हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वैसा ही परफ़ॉर्म कर रहा है एंड मैंने काफ़ी रील्स भी बना के यही बताया है कि निफ्टी अभी चौपी रहने वाला है, एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा। मैंने एक ब्रॉडर रेंज दी थी 21,000 से 22,000 के बीच में, बट एज़ ऑफ नाउ लास्ट फ्यू डेज़ से अराउंड 21,500 से 22,000 के बीच में घूम रहा है एंड अपर साइड में ऑलमोस्ट 21,800 के आसपास ही चल रहा है। एंड अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखें आज का इसका निफ्टी का, तो अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई थी यूएस मार्केट्स की वजह से, क्योंकि यूएस मार्केट्स अच्छा खासा क्लोजिंग पे बंद हुए थे कल, अच्छा खासा हाई पे बंद हुए थे। बट उसके बाद आराम से इसने 21,700 के आसपास गया निफ्टी एंड उसके बाद आप देखेंगे 15 मिनट में इतने शार्प कैंडल्स बना के ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आया है एंड फिर इसने 21,500 के आसपास सपोर्ट लिया एंड क्लोजिंग जो मिली है अराउंड 21,540 550 के रेंज में मिली है। तो एज ऑफ नाउ भी मुझे पर्सनली ये लगता है, ना ही कोई डाउन साइड में ऐसा कोई क्रैश होने वाला है, ना ही कोई अपसाइड ब्रेकआउट आने वाला है। मुझे लगता है नेक्स्ट फ्यू डेज़ भी ऐसे ही चॉपी रहने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली इंटरिम बजट आने वाला है, जो इतना बड़ा इश्यू नहीं है क्योंकि इलेक्शंस हैं। उसके बाद क्योंकि ये फुल फ्लेजेड बजट नहीं है। ऊपर से अब अर्निंग्स सीज़न स्टार्ट होने वाली है 11th से, जिसके ऊपर मार्केट्स की काफ़ी नज़र है, क्योंकि अर्निंग्स अगर बेटर देन एक्सपेक्टेड रहेंगी, तो मार्केट्स को बूस्ट मिलेगा एंड अर्निंग्स अगर जस्ट इन केस डिसअपॉइंट करती है, तो मार्केट्स फिर थोड़ा-सा नेगेटिव मोड में आ सकता है। बट एज़ ऑफ नाउ अभी भी बुलिश है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगेन काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट अगर निफ्टी स्मॉल कैप देखें तो 0.37% ऊपर ही बंद हुए
इवन दो इसमें काफी ज्यादा करेक्शन आया है स्मॉल कैप्स में भी, एंड मिड कैप 0.16% ऊपर बंद हुए आज मार्केट में। एंड एफ आई आईज एंड डी आई एस का अगर डेटा देखें तो एफ आई आईज आज 990 करोड़ के सेलर्स थे, बट अभी तक इस मंथ में अराउंड 2300 करोड़ की इन्होंने कैश मार्केट में बाइंग की है, जो अगेन ये दिखा रहा है कि अभी भी एफ आई आईज भी डायरेक्शन पता करने में थोड़े से नाकाम रह रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को भी समझ में नहीं आ रहा कि किस साइड बाय करना है या सेल करना है, एंड वैसा ही मार्केट्स का मूड भी बना हुआ है। तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं ऐसे मार्केट में, या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो चांसेस है अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करने वाली है अच्छे वैल्यूएशन पे, उन पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एंड यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं, जैसे यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वहां पे आप देखेंगे थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है इंडियन मार्केट्स या इमर्जिंग मार्केट्स में। एक समय ये ऑलमोस्ट 3.75% के आसपास चली गई थी यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो अभी बढ़ के 4% को क्रॉस कर चुकी है, 4.08%। तो हल्का फुल्का थोड़ा सा जर्क आ सकता है, या आया है ऑब्वियसली लास्ट फ्यू डेज में, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ी है। एंड बॉन्ड यील्ड कहीं ना कहीं जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फ्लोज जो होते हैं, उनका कहीं ना कहीं कंपटीशन समझ लीजिए, क्योंकि ये एक रिस्क फ्री रेट समझा जाता है यूएस में। जब ये रेट बढ़ती है तो कुछ फंड्स वहां जाने जाने लगते हैं, जिससे इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज कम आने लगते हैं। एंड उसके बाद अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली यूएस इंडिया के लिए ब्रेंट क्रूड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका कंट्रोल में रहना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ी सी इसमें भी जंप आई थी, अब $80 पहुंच गया था, बट एज ऑफ नाउ अराउंड $77 के आसपास है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद डॉलर इंडेक्स देखें, एंड डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया के लिए नेगेटिव हो जाता है। एंड ये अगर गिरता रहता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है विद रिगार्ड टू फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज। यहाँ पे भी देखेंगे कि 100 के आसपास चला गया था, जो अगेन जंप हो गया 102 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो इसी वजह से मार्केट्स भी अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, एंड हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है अपने को। अब आते हैं बेसिकली फोर स्टॉक्स के ऊपर। मैं फंडामेंटली उनको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ इन फोर स्टॉक्स के ऊपर। एंड चारों ही कंपनी एक्सट्रीमली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, डिसेंट आरओई है, ग्रोथ भी काफी अच्छा दिखा रही है लास्ट फ्यू क्वार्टर से, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा लग रहा है, कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेशंस भी ठीक ठाक हैं कंपनीज के। एट द सेम टाइम जो प्रोमोटर स्टेक है, एफआईआई स्टेक है, डीआईआई स्टेक है, वो भी कांस्टेंट है या हल्का फुल्का इंक्रीज ही हो रहा है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट जो स्टॉक है वो है कैप्लिन पॉइंट। इनफैक्ट अभी मैं इवनिंग में लैपटॉप पे काम कर रहा था, तो मम्मी मौसी से बात कर रही थी, एंड नॉट श्योर किसकी बात हो रही थी, मौसी से मम्मी बात कर रही थी, कोई रिलेटिव होंगे दूर के, तो शायद कैंसर हो गया है। तो मम्मी और मौसी वही बोल रही थी कि आजकल यही बीमारी आगे पीछे सुनने को मिलती है कि किसी को कैंसर हो गया है। तो इसी वजह से मैंने कैप्लिन पॉइंट में इन्वेस्ट किया था। फंडामेंटली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जैसे मैं काफी बता चुका हूँ, एंड एट द सेम टाइम यूएस मार्केट के ऊपर उतनी डिपेंडेंट नहीं है, लैटिन अमेरिका एंड साउथ अमेरिका मार्केट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, जहां रेगुलेशंस उतने ज्यादा हाई नहीं है, सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, जो काफी पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कंपनी की स्क्रीनर पे जाके, जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है मेरे लिए, मेरे को, आप अगर इसका सेल्स एंड मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स लगातार इंप्रूव हुई हैं ओवर टाइम, एंड सेल्स लगातार ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही है सेल्स में। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कैप्लिन पॉइंट के लिए। तो फंडामेंटली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैंने मेंबर्स को अराउंड 1030 के आसपास, 1035 स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करने को कहा था, या सजेस्ट किया था कि आप स्टडी कर सकते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, एंड उसके बाद इन्वेस्ट करना है या नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड उसके बाद इसमें ब्रेकआउट आया यहाँ इस लेवल पे 1130 के आसपास, तब वापस मैंने मेंबर्स को सजेस्ट किया कि अभी भी इसमें बाय किया जा सकता है, ब्रेकआउट आ चुका है। फिर ब्रेकआउट आया यहाँ, इसको रेजिस्टेंस मिला अराउंड 1330 के आसपास, फिर वापस इसने एक दो बार रेजिस्टेंस लिया, एंड वापस इसने ब्रेकआउट दिया, 1400 क्रॉस किया, एंड फिर से ये रिटेस्ट करने आ गया 1340 का लेवल्स, एंड रिटेस्ट करने के बाद अब ये फिर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन काफी पॉजिटिव है, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी भी आप इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं कैप्लिन पॉइंट्स पे, एंड आप इसमें देखेंगे तो 9 EMA के लगातार ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, जो अगेन काफी पॉजिटिव हो जाता है या टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है प्रीकॉल।
ये मैंने रिसेंटली ही डिस्कस करना स्टार्ट किया है मेंबर्स से अराउंड 329 के लेवल से। एंड ये अगर देखें तो यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, 370 के आसपास ब्रेकआउट दिया, वापस रिटेस्ट करने आया एंड वापस इसी ब्रेकआउट देके निकलने की कोशिश कर रहा है। एंड फंडामेंटली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऑटो सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है एंड फ्यूचर में जैसे जैसे रेट कट्स होती हैं ऑटो सेक्टर एक्सपेक्टेड है कि और अच्छा करेगा, जिससे ऑटो एंसिलरीज कंपनीज लाइक प्रीकॉल को अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वैल्यूएशन रीजनेबल है जैसे मैंने कहा। तो अगेन स्टॉक को भी आप इस लेवल पे भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है ओबेरॉय रियलिटी, एंड एज ऑफ नाउ मैं इसमें पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने रील्स में भी काफी रील्स में भी बताया, मेरे पास 4 स्टॉक्स हैं जो मेरे लिए फेनोमिनली परफॉर्म कर रहे हैं, मोस्टली लग्जरी रियल एस्टेट से है। शोभा डेवलपर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, फिनिक्स मिल्स एंड अनंत राज। ये चारों स्टॉक्स मेरे लिए आई थिंक कोई कोई स्टॉक तो डबल हो चुका है या समथिंग अराउंड 70-80% का प्रॉफिट चल रहा है कोई कोई स्टॉक में। चारों स्टॉक्स मेरे लिए फेनोमिनली परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं लग्जरी रियल एस्टेट को लेकर काफी बुलिश रहा हूँ लास्ट ईयर से ही। एंड मेंबर्स को भी मैक्रोटेक तो जिस लेवल से डिस्कस करना स्टार्ट किया वहां से मोर देन डबल हो चुका है। एंड सोबा अराउंड 640 के आसपास मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, वो भी काफी फेनोमिनली परफॉर्म कर रहा है। अनंत राज अराउंड 175 पे मैंने लिया था इनिशियली, फिर 260 के आसपास मैंने एवरेजिंग अप की थी मेंबर्स को। ऑलमोस्ट जो भी मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ उसको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एंड उसके बाद फिनिक्स मिल्स भी अराउंड 1650 में मैंने पर्सनली ऐड किया था, उसके बाद फिर से एवरेजिंग अप भी की थी, मेंबर्स के साथ भी वही डिस्कशन हुआ था। तो चारों स्टॉक्स फिनोमिनली परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी एज ऑफ नाउ ओबेरॉय रियलिटी, क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं करना चाहता स्पेसिफिकली एक ही सेक्टर से। बट लग्जरी रियल एस्टेट में एज ऑफ नाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें सबसे ज्यादा फेवरेबल लग रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन कंपेयर टू इट्स पीयर्स काफी सही लग रही है। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एक फुल लेंथ वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगेन आप इसमें देखेंगे 9 ईएमए के ऊपर चल रहा है। यहाँ आप देखेंगे 1460 के आसपास के बाद इसमें 1530 के आसपास या 1540 के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी। अच्छा खासा कैंडल बनाया था, उसके बाद दो ये रेड कैंडल बनी छोटी छोटी, वाइज वापस ने 9 ईएमए के आसपास सपोर्ट लिया एंड वापस आज फिर से राइज किया है अराउंड 3% के आसपास। तो अगेन ये स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड यहाँ आप देखेंगे जो ये 9 ईएमए है ब्लू लाइन है, रेड जो ईएमए है वो 15 ईएमए है, रेड लाइन जो है वो 15 ईएमए की लाइन। एंड ये जो ब्लू लाइन है ये नीचे गई नहीं, टच की एंड वापस ऊपर की तरफ जा रही है, यानी 9 ईएमए क्रॉसओवर नहीं हुआ 15 ईएमए ऑन द डाउनवर्ड साइड या बेयरिश साइड। टच किया बट वापस ऊपर की तरफ निकल रहा है, जो अगेन टेक्निकली काफी पॉजिटिव हो जाता है। एंड ये जो बारीक चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि इस लेवल पे एंटर करना चाहिए। एंड फाइनल जो स्टॉक है एलिकॉन, अगेन एक्सट्रीमली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मेंबर्स के साथ 435 लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ। मेंबर्स को बहुत ज्यादा मैंने कहा था कि आप स्टॉक को जरूर स्टडी करिए, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। क्योंकि उस टाइम मेरे पास फंड्स नहीं थे तो मैं एंटर नहीं कर पाया था, बट टचवुड जल्दी ही फंड्स आ गए थे तो मैंने 450 के आसपास एंट्री ली थी, मेंबर्स को भी इन्फॉर्म किया था, 1000 शेयर्स लिए थे। एंड वेरी रिसेंटली 800 के लेवल पे मैंने वापस जब इसके Q2 के रिजल्ट्स आए तो वापस इसमें एवरेजिंग अप की, तो अराउंड 400 शेयर्स आई थिंक मैंने लिए थे एलिकॉन में। और तो अगेन आप देख सकते हैं अगर इसमें थोड़ी सी ब्रॉड पैटर्न देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा लग रहा है। एक छोटी सी आग बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ऑब्वियसली एम ए हुसैन तो है नहीं ये टेक्निकल चार्ट्स की परफेक्ट पैटर्न बनेगी, बट रफ में ही पैटर्न बनती है, उसी को अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। तो रफली कप एंड हैंडल जैसी पैटर्न बन रही है, या इसको कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉटम जैसी पैटर्न भी बोल सकते हैं। एक बॉटम यहाँ बना, एक बॉटम यहाँ बना एंड थर्ड बॉटम यहाँ बना। एंड जो लोज बन रहे हैं वो बेसिकली हायर लोज बन रहे हैं। फर्स्ट जो लो बना वो नीचे था, उसके बाद जो लो बना वो उसके ऊपर था एंड थर्ड जो लो बना वो काफी ऊपर था। तो यहाँ से अभी ये निकलने की कोशिश कर रहा है। अगेन ये अगर आपको 960 के आसपास मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। एंड गिवन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हो रहा है, एलिकॉन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। बट ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद स्टडी करना है एंड उसके बाद
डिसाइड करना है क्या करना है आपको, एंड वैसे भी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।